देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, और दिल्ली के लिए काम कर गया मुंबई का वीर। और मुंबई इंडियंस मैच जीतने के बाद भी पॉइंट शैली में लग रही है कुछ गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राजीव मिश्रा। और मेरे साथ आज दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर। साथ में निखिल चोपड़ा है हमारे साथ, पूर्व क्रिकेटर और इस समय आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं और बहुत नजदीक से आईपीएल के मैचेस को देख रहे हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स ने आखिर ऐसा कौन सा वैक्सीन लिया है जिसके दम पर वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस क्यों मैच जीतने के बाद भी पॉइंट्स टैली में थोड़ा फंसती हुई नजर आ रही है, और बाकी की टीमों का क्या कुछ हाल रहा है, और आने वाले वीकेंड में क्या पॉइंट्स टैली की तस्वीर थोड़ी सी बदलेगी। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत, क्योंकि जो महफिल लूटता है उसी से चर्चा की शुरुआत हमेशा होती है, और महफिल लूटने का काम कल किया दिल्ली कैपिटल्स के छोटे से बल्लेबाज, यानी छोटा बम बड़ा धमाका करते नजर आए पृथ्वी शॉ अहमदाबाद के मैदान पर। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स के टैलेंट हंट के हेड सबा करीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबा भाई, भले ही आप क्वारंटीन है, लेकिन क्वारंटीन में इससे बढ़िया मजा नहीं हो सकता था कि दिल्ली कैपिटल्स को अच्छा करते आप देखें। और जिस तरह की बल्लेबाजी पृथ्वी शॉ ने की, बड़ा मिस कर रहे होंगे रोहित शर्मा की, काश वो मुंबई के लिए खेल रहे होते। मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली की टीम में कई शानदार प्लेयर्स हैं, उनके पास जी। कई अच्छे रिसोर्सेज भी हैं। क्योंकि आप देखेंगे हर मैच में कोई ना कोई उनका बड़ा प्लेयर खेल नहीं पा रहा है इंजरी की वजह से। अक्षर पटेल बाहर थे, उनको इस पैंडेमिक की वजह से वो खेल नहीं पाए, जी। कोविड हो गया था, वो वापस आ गए हैं। अमित मिश्रा पिछले मैच में वो नहीं खेल पाए, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं से उनके पास शानदार प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका प्रदर्शन इतना अच्छा हो रहा है। जी। ललित यादव बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। निखिल ने उनको काफी नजदीक से देखा होगा, और जो मुझे नजर आ रहा है कि वो एक शानदार ऑलराउंडर बन रहे हैं यहाँ पर दिल्ली जी। कैपिटल्स के लिए। क्योंकि बल्लेबाजी में भी उन्होंने बेहतरीन कंट्रीब्यूशन किया है, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा ही वाइटल कंट्रीब्यूशन है। और गेंदबाजी में जब भी उनको मौका मिला उन्होंने कल कल भी अच्छी गेंदबाजी की, विकेट ले लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया उन्होंने। जी। मुझे लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है वो काम कर रहा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और पृथ्वी शॉ ने कमाल की बल्लेबाजी एक बार फिर से की है। ये जी। जो एक तरह से पृथ्वी शॉ नंबर 2 जो इस समय नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। जी। बेहतरीन बल्लेबाजी। ये मुझे लगता है कि अंत में निर्भर करता है आपके टेम्परामेंट के ऊपर। हम्म। और कुछ दिन पहले रेड बॉल क्रिकेट में वो स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद वापस आए, मेहनत ज़रूर की है। हर खिलाड़ी मेहनत करता है अपनी तकनीक के ऊपर, पर तकनीक से ज़्यादा मुझे लगता है आवश्यकता होती है कि आपका गेम प्लान क्या है, आपका गेम अवेयरनेस क्या है, और आपका टेम्परामेंट क्या है। मुझे जी। लगता है कि इन सब बेंचमार्क में अगर हम देखेंगे पृथ्वी शॉ को, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बेहतरीन इम्प्रूवमेंट दिखाया है, प्रोग्रेस दिखाया है राजीव। तो चलिए, अब दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ जुड़े हुए हैं सबा करीम, उनके व्यूज आपने सुन लिया। अब दिल्ली को बिलोंग करते हैं निखिल चोपड़ा, अब उनके भी व्यूज ले लेते हैं। निखिल भाई, 6 गेंदों पे 6 चौके मारना शिवम मावी को, और जिस तरह का स्टार्ट, 18 बॉलों में 50 रन बना देना, ऐसा लग रहा था बाकी की तो फॉर्मेलिटी रह गई थी। अगले जो 6 ओवर के बाद की क्रिकेट की बात करें, इतनी डैशिंग बैटिंग तुम कभी वीरेंद्र सहवाग की देखते थे? क्या बड़ा फर्क डाल रहे हैं पृथ्वी शॉ, जिस तरह की बैटिंग और जिस तरह का स्टार्ट वो दे रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स को? बहुत फर्क पड़ता है। जिस जी। तरीके से आप शुरुआत में जाके वो ताबड़तोड़ अंदाज से रन बनाते हैं, एक समय ऐसा लग रहा था उनके बल्ले से ना आग बरस रही है। शिवम मावी ने 6 चौके जो लगाए, और मजे की बात ये है कि सारे बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट्स। जी। इंडिया अंडर 19 कैंप में जब ये आए थे, उस समय मैं भी वहां पे कोच था। ये खिलाड़ी अलग अंदाज में इस समय बैटिंग कर रहा है। जी। ये इनका जो भाव भाव दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मैन ऑन अ मिशन है, कि जो उनको पता है कि जो मेरा दायरा है उसके अंदर गेंद गिरेगी तो मैंने प्रहार करना है। जी। गेंदबाज को नहीं खेल रहे, गेंद को खेल रहे, जो वीरेंद्र सहवाग कहते थे, अपने आप को, अपनी कला को बैक कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इससे पता चलता है राजीव भाई, जब आप बतौर खिलाड़ी अपने आप को बैक करते हैं, कि आप एक बड़े अच्छे मेंटल स्पेस में, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको हाथ से गेंद निकलता हुआ नजर आ रहा है, 1 सेकंड पहले आपको गेंद नजर आ रही है, इसीलिए आप अपनी पोजीशन में पहुंच सकते हैं, और हर गेंद बैट के बिल्कुल बीचों बीच में टनाटन लग रही है। निखिल भाई, अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, ऋषभ पंत को बड़ा खल रहा होगा आरसीबी के खिलाफ जो मैच हारे, क्योंकि अब जिस तरह की क्रिकेट वो खेले हैं, पॉइंट शैली में टॉप पर होते हैं। बट वही है कि चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाते, ऐसा हो नहीं सकता है क्रिकेट में। लेकिन लेकिन एक तो है कि दिल्ली कैपिटल्स खेल के तीनों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कर रही है।
बड़ा स्ट्रॉन्ग एक तरह से उन्होंने अपना मैसेज दे दिया है बाकी की टीमों के लिए। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछला मुकाबला जो हारे थे 1 रन से, वो उनका पहला मुकाबला था। अहमदाबाद किस तरीके का विकेट है, वो थोड़ा-सा समझने में एक गेम उनको लगा। और मैं समझता हूँ एक आधा चेंज आप और नज़र आएगा यहाँ पे अहमदाबाद में। वो बल्लेबाजी के लिहाज से अगर जितनी अच्छी विकेट है, आप एक और तेज गेंदबाज को, नोकिया को खिला सकते हैं रबाडा के साथ। कल भी उन्होंने किफायती गेंदबाजी की। होता क्या है, दोनों छोर से जब 145 की स्पीड से गेंदबाजी होती है ना, दोनों तरफ से एक्सप्रेस ट्रेन चल रही होती है, तो फिर वो बैट्समैन को और दिक्कत में डालता है। तो जैसे-जैसे मुझे लगता है मुकाबले होंगे, अब वो मुकाबले में एक आधा चेंज और मुझे नज़र आ रहा है। पर अच्छी बात ये कि दिल्ली कैपिटल्स की गाड़ी जो है ना, वो पटरी पे चल रही है। अब तो सभा भाई भी जुड़ जाएंगे तो बढ़िया करेंगे। और सभा भाई आपका मैसेज भी पहुंचाएंगे लग रहा है निखिल भाई की नौकियों को ले आइए भाई, 145 प्लस चाहिए इस समय। मेल नहीं चाहिए, एक्सप्रेस चाहिए इस समय अहमदाबाद के मैदान पर। हाँ सभा भाई। मुझे लगता है कि इस समय जगह कहाँ है निखिल और अजीत, क्योंकि अब अमित मिश्रा बहुत इफेक्टिव बॉलर हो रहे हैं। उनके पास जी 4 ओवरसीज प्रोफेशनल जो वो खिला रहे हैं, वो उनमें से एक स्टोइनिस हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, रबाडा हो गया और फिर हेटमेयर हो गया। तो मुझे लगता है किसी भी इनमें से किसी एक को ड्रॉप करना थोड़ा कठिन होगा। स्टीव स्मिथ का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मुझे लगता है कि नंबर 3 पर वो आते हैं बैटिंग करने के लिए। और इस बार अगर हम देखेंगे तो जो पार स्कोर है हर एक विकेट पर, वो 170 180 के बीच में ही है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए या फिर यहाँ पर रन रन चेज़ करने के लिए आपको एक स्टेबल नंबर 3 का प्लेयर चाहिए। जो पावर हिटर ना भी हो, पर जो फील्ड को प्ले करके रन्स बनाए। तो मुझे लगता है इसी वजह से स्टीव स्मिथ को और भी मौका मिल रहा है। स्टोइनिस के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है, वो 1-2 ओवर डाल देते हैं और वो पावर हिटर है। तो मुझे लगता है कि इस समय नॉर्गे को खिलाना बड़ा कठिन होगा। पर आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, निर्भर करेगा फिर से विकेट के ऊपर किस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है, फिर वहाँ पर वो डिसाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोचिंग टीम है, वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। उन्होंने बहुत जल्दी और ये बात हम लोगों ने कई बार पहले भी की है कि ऐसी टीमें जो बहुत जल्दी विकेट को एसेस कर लेंगी, जो कंडीशंस को एसेस कर लेंगी, वही मैच जीतेंगी और वही मुझे लगता है कि उनके चांसेस जो हैं प्लेऑफ्स में क्वालीफाई करने के लिए वो बढ़ जी जाएँगे। आप यहाँ पर लेज़ी नहीं हो सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस में और विकेट को रीड करने में। बिल्कुल। और निखिल भाई एक चीज जो नजर आई है इस बार के आईपीएल में खास तौर से, ये जो नॉन प्लेइंग कैप्टन्स हैं जो डगआउट में बैठे हैं, है तो कोच का नाम, बट वो नॉन प्लेइंग कैप्टन की तरह मुझे लग रहा है इसमें जो मैं मैचेस देख रहा हूँ। कुछ लोग अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोगों के आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं चीजें। क्या ये बड़ा फर्क पड़ रहा है जो डगआउट से मैसेज जा रहे हैं? वो चाहे दिल्ली के लिए हम देखें, रिकी पॉन्टिंग की बहुत तारीफ की कल शिखर धवन ने और पृथ्वी शॉ ने, कि बहुत अच्छे कोच की भूमिका निभा रहे हैं। और जो कुछ टीम अच्छा करे उसके पीछे बड़ा रोल है। क्या इसका उल्टा हम देख सकते हैं, जिस तरह से कोलकाता खेल रही है वहां पे जिस तरह के मैसेजेस जा रहे हैं, और कप्तान और टीम मैनेजमेंट के बीच में एक बड़ा गैप नजर आ रहा है? देखिए, उन्होंने एक, आई थिंक उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो उनके ब्रेंडन मैकलम। स्टैटिस्टिशियन है, जो ओवेन मॉर्गन को मैसेजेस भेजते हैं, आप डगआउट से ना वो नंबर जाते हैं, तो वो प्ले करते हैं कौन नहीं, से आप निखिल भाई पहला तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो हेड कोच का नाम दिया जा रहा है आईपीएल में, इसको आपको नहीं लग रहा है नॉन प्लेइंग कैप्टन का नाम दे देना चाहिए? नहीं, जो नॉन प्लेइंग टेनिस में कैप्टन हम आप देखते हैं अक्सर। देखिए, बाहर बैठे नाम जो मर्जी करते रहिए, लेकिन दिमाग किसका लग रहा है वो जरूरी है ना। नाम जी तो आप जो मर्जी देते रहिए, जी वो फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे लगता है कि हाँ, ऋषभ पंत जैसे कप्तान है, वो उनका सुन जरूर रहे होंगे रिकी पॉन्टिंग, लेकिन अंत में शिखर और ऋषभ पंत जो है सारा काम वही कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हम लोग तो स्टंप माइक में सुन भी सकते हैं कि ऋषभ पंत जब गेंदबाजों से बात कर रहे हैं, स्पिनर के साथ बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं। जैसे जब दिनेश कार्तिक को अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे, तो जब उन्होंने स्वीप पे चौका लगाया, तो ऋषभ पंत के पीछे से आवाज आई कि वो पहले से ही स्वीप के लिए बैठे हैं, थोड़ा आगे डालिए अक्षर भाई, थोड़ा दूर रखिए, अगली बॉल पे लेग बिफोर हो गए। तो ये सब चीजें ना बाहर बैठे आपका कोई कोच नहीं कर सकता। ये जी अंदर मैदान में जो कप्तान है, ये उस समय की सोच और उस समय वो प्रोएक्टिव निर्णय, गेंदबाज से बात करना, वो आपका कप्तान ही कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ऋषभ पंत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रही बात केकेआर की, केकेआर के पास एक स्टैटिस्टिशियन है जो बाहर से बताते हैं क्या प्ले होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी की एक पिक्चर थी मनी बॉल, कि भाई स्टैटिस्टिशियन इस बैट्समैन के खिलाफ ये गेंदबाज ने कम रन बनाए हैं, उसको ये वाला मैचअप रहेगा। कई बार ना ये मैचअप जो है वो कंप्यूटर में अच्छी चीजें हैं, क्योंकि जो घटनाएं घट चुकी होती है ना, उसके हिसाब से चल रही होती है। अब कल एक बल्लेबाज है, उनको पता नहीं क्या सूची हुई है ब्रेंडन मैकलम साहब की, क्या निर्णय था,
दिनेश कार्तिक को 7 नंबर आया बल्लेबाजी करने, और उससे पहले उन्होंने सुनील नारायण को भेजा, चलिए वो आउट हो गए, लेकिन दिनेश कार्तिक को 7 नंबर भेज रहे हैं, तो आपको मुकाबले कौन जिताएगा? वो तो शुक्र है कि अंत में थोड़े हिट्स लगी थी आंड्रे रसल की, उन्होंने 45 बना दिए, बर्थडे बॉय था, नहीं तो उनका भी बल्ले से बॉल शुरुआत में लग नहीं रही थी। तो केकेआर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो निर्णय ले रहे हैं वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, और वो गैप टीम में पता चल रही है साफ तौर से। बिल्कुल। और निखिल भाई, आपने क्योंकि स्टंप माई की बात की, मैं सवा भाई के पास उससे पहले एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा। जब ब्रेक हुआ, पृथ्वी शॉ बड़े धुआंधार अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, तो ऋषभ पंत उनको समझा रहे थे और कमेंटेटर सारे हंस रहे थे कि वो क्या उनको बता रहे होगे आगे जाके, और वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ बता रहे थे कि तेरा बैट का फ्लो इधर जाना चाहिए, हाथ इधर चलना चाहिए, और अंत में वो चीजें यही लग रही थी कि वो 100 के लिए बनाने जाओ, और जब वो बैटिंग करने आए तो ऐसा लगा खुद ही 100 बनाने चले जाना है उनको। तो ये बड़ी अजीब सी चीज थी जो नजर आई कल। देखिए, मजे की बात ये है कि ऋषभ पंत अगर उनको ये कह रहे हो, मुझे पता नहीं क्या कह रहे थे, थोड़ा भाई संभाल के खेल लो। अरे भाई, ऋषभ पंत भी तो सारी जिंदगी ऐसे ही खेले जिस तरीके से कभी किसी बॉलर को छोड़ा नहीं है, गेंद देखे नहीं कि भाई सबसे पहले सोच क्या है, चौका मारना है या छक्का मारना है। ये आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना राजीव भाई, उनकी सोच ऐसे है। एक समय था जब हम लोग भी खेलते थे, या हर बैट्समैन की एक कला होती है, जब वो गेंद को पहले देखता है तो उसकी पहली सोच क्या होती है, मुझे रोकना है। राहुल द्रविड़, टीवीएस लक्ष्मण, जो जितने भी महान खिलाड़ी थे, और एक तरफ सोच होती थी जब एक बॉलर के हाथ से बॉल निकलती थी, वीरेंद्र सहवाग हो गई, या ये पृथ्वी शॉ, या ये ऋषभ पंत, मैं तुलना नहीं कर रहा, बट हर खिलाड़ी की एक सोच होती है कि वो अपने आप को बैक करता, पहले चौका मारूंगा, सेकंड थॉट होता है कि मैं डिफेंस करूंगा। तो ये आज की युवा पीढ़ी है जो T20 के धमाके उड़ा रही है। बिल्कुल। और सवा भाई, लेकिन धर्म संकट में तो आपको फंसा दिया था कल, आप क्वारंटीन में थे। आपका जो दिल है वो कोलकाता टीम के साथ, दिमाग आपका, क्योंकि जाहिर सी बात है आप दिल्ली टीम के साथ जुड़ गए तो उसके साथ होगा। ये कोलकाता वर्सेस दिल्ली में आप फंस गए, और तब थोड़ी परेशानी और बढ़ जाती है जब वन साइडेड मैच हो जाए एकदम, मतलब कहीं कोलकाता लग ही नहीं रहता। आपको लग रहा है बहुत सवा भाई पिछड़ गई है कोलकाता, वापसी बहुत मुश्किल है उसके लिए अब? मुझे लगता है कठिन होगा ये रास्ता अब केकेआर के लिए। मुझे हमेशा से ये लगता है कि सही कॉम्बिनेशन चुनना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि ऑयन मॉर्गन ने सिर्फ एक मैच में कुछ रन्स बनाए हैं, उसके अलावा आपने रन बनाए नहीं है। और सुनील नारायण और मॉर्गन 0 पे आउट हुए हाँ, बैक टू बैक हाँ, जी। और राजीव, फिर ये भी है ना कि T20 में सिर्फ पावर प्ले का मैच नहीं है, आपके मिडल ओवर्स में भी आपको अच्छे तरह से उसमें आपको यूटिलाइज करना होगा। तो अगर आपका मिडल ऑर्डर फेल कर रहा है, वो रन्स नहीं बना रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? टॉप ऑर्डर भी आपको उतना स्टेबल नहीं हो रहा है। और जो निखिल ने बात की, मुझे ये भी लगता है कि कई बार ना, देखिए डेटा तो कई सारे अवेलेबल है। हर एक टीम के पास वो डेटा एनालिस्ट है, स्टैटिस्टिशियन है, वो आपको ढेर सारे डेटा आपके सामने लाके रख देंगे कि ये लेफ्ट आर्म सीमर के सामने किसको बैटिंग करनी चाहिए, ये राइट हैंडर के सामने कहाँ पर बॉल डालनी चाहिए। पर वो निर्भर करता है कोच के ऊपर, वो निर्भर करता है कप्तान के ऊपर कि उस डेटा को कितना आप यूज़ करें अपने लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप डेटा ही हमेशा आपको ड्राइव करेगा डिसीजंस में। अब मैं एक और आपको उदाहरण दे रहा हूँ। 1-2 दिन पहले जो सनराइजर्स का मैच हुआ था, वहाँ पर आपने केन विलियमसन को नंबर 4 भेज दिया, मनीष पांडे को नंबर 3 भेज दिया। क्यों भाई? उसके पहले केन विलियमसन ने नंबर 3 पे आकर आपके लिए इतनी अच्छी बैटिंग की थी, और नंबर 4 पर केन विलियम्स की जगह बनती ही नहीं है। तो वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो मैचअप ये कह रहा था कि कोटला के मैदान पे मनीष पांडे अगर नंबर 3 पर जाएँगे, तो वो ज़्यादा रन बनाएँगे। रन तो बना लिए उन्होंने ज़्यादा, पर वो एक्सेलरेशन कहाँ देखने को मिला? जी। तो आप ये कई बार मुझे लगता है बहुत ही अटपटा सा लगता है कि इतना ज़्यादा डेटा आपके पास अवेलेबल है, जी। और आपको अपने अंत में आप क्रिकेट जो बड़ा इंस्टिंक्टिव गेम है, आपको कई चीज़ें अपने हिसाब से सोचनी होती हैं, गट फीलिंग के साथ आपको जाना होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर केकेआर जो है थोड़ा बहुत मात खा रहा है। उनको सही जी। प्लेयर्स को चुनना बहुत ज़रूरी है, उनको ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जो इस समय केकेआर कर नहीं पा रहा है। लेकिन निखिल भाई, ऐसा एग्जांपल दे दिया सपा भाई ने। अभी एक कप्तान को हटाने की हम बात कर रहे थे, डेविड वार्नर को कल, जिस तरह की कप्तानी और जिस तरह का कम्युनिकेशन गैप है सनराइजर्स हैदराबाद और कप्तान के बीच में, और अगला अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो एवन मॉर्गन का है, जिसका एक लंबा बड़ा गैप नजर आ रहा है टीम मैनेजमेंट के साथ। क्या ये आईपीएल सीजन 14 क्या 2 कप्तानों को हटते देखेगा? एक इतिहास बनेगा क्या? देखिए, पिछली बार भी केकेआर सीजन के बीच में कप्तान बदले थे, दिनेश कार्तिक, और तब टीम मुझे ठीक कर रही थी, उतना खराब नहीं जितना अभी कर रही है। पर निखिल, वो बदला नहीं था, उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया था। हाँ, वो एक बहुत भाई, बड़ा अंतर है। नहीं नहीं नहीं, भाई, तो वो दबाव मतलब दबाव की राजनीति है सभा भाई, दुनिया ये तो होता है। दबाव आप डालेंगे तो आके कहेगा आदमी कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ।
वो दुनिया की आंखों में रिजाइन था, लेकिन पीछे पेन किसी और ने पकड़ाया था। तो मुझे नहीं लगता कि सीजन के बीच में ओवेन मोर्गन के हाथ में कलम पकड़ाई जाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे लगता है गर्मी बढ़ रही है, कहीं वो एक आधा मुकाबले में मांसपेशी ना खिंच जाए। और ये भी बड़ा नेचुरल आता है सब भाई, किसी भी कप्तान के लिए टॉस पे आके बोलना कि निगल है और वो नहीं खेल रहे हैं, और दूसरा कप्तान आके ये बात बोल रहा हो। तो चलिए, बहरहाल ये तो बात हो गई देश की राजधानी दिल्ली की, जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है आईपीएल सीजन 14 में। अब हम आर्थिक राजधानी की बात कर लेते हैं, मुंबई की। और निखिल भाई, क्योंकि आप मुंबई में, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। बड़ी जीत हासिल की, और क्विंटन डिकॉक को कल आप बहुत बैक कर रहे थे जब मैंने उनको ड्रॉप करने की बात की थी और कहा था कि क्रिस लिन को लाना चाहिए टीम में। क्विंटन डिकॉक ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर दी, और ऐसा लग रहा था कि हम कोटला पे किसी कोटला के प्लेयर को ही खेलते देख रहे हैं। ये कैसे आप देखते हैं मुंबई के प्रदर्शन को? अभी भी कुछ परेशानियां जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मुंबई की, वो निकल कर आ रही है सामने, लेकिन कल क्विंटन डिकॉक क्योंकि ऐसे खेले कि बाकी का नंबर ही नहीं आया। देखिए, ये मैं हमेशा मानता हूँ, आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, आप रोहित शर्मा को देख लीजिए, ये ऐसे कप्तान है कि ये परिस्थितियां पढ़ते हैं, ये सिर्फ प्लेयर बदलने की कोशिश नहीं करते, कॉम्बिनेशन एक बार बना लेते हैं तो उसको पूरी तरीके से बैक करते हैं। क्विंटन डिकॉक ने रन नहीं बना रहे थे क्योंकि वो चेन्नई में खेल रहे थे, मुश्किल विकेट था बैटिंग करने के लिए, वहां पे मुंबई 2 मुकाबले जीत के आई। जब आप बढ़िया विकेट पे आए तो आपको पता है कि हमारी कॉम्बिनेशन में एक खिलाड़ी सटीक बैठ रहा है, तो उसको पूरी तरीके से बैक उन्होंने किया और उन्होंने एक तरफा मुकाबला करा दिया। और दिल्ली में इतना अच्छा विकेट है अरुण जेटली स्टेडियम में। मजे की बात यह है कि कल हम सबको लगा था, और अभी भी मैं मानता हूं, मुझे लगता है कि वो एक बैट्समैन कम खिला है, ईशान किशन को नहीं ड्रॉप करना चाहिए। मैं मानता हूं अगर आपने नेथन कोल्टर को लेके आना है तो वो सीधा सीधा स्वॉप था कि आप ईशान किशन को टीम में रखे, क्योंकि 3 ओवरसीज खेल रहे थे, आप जयंत यादव के स्थान पे आप उनको खिला सकते हैं, तो आपकी बैटिंग और कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये रोहित की सोच है, सपोर्ट स्टाफ की सोच है कि जितना अच्छा विकेट है, हमारे को बॉलिंग ऑप्शन एक अतिरिक्त और लेके चलना है, बाकी की जिम्मेदारी बाकी बल्लेबाज कर लेंगे। और वो सही बैठा, नहीं तो कृणाल पांड्या 4 नंबर पे आके उन्होंने भी 39 रन बनाए, अच्छी पारी खेली, पर मैं मानता हूं अगर उन्होंने 1 ओवर डालना है तो आप ईशान किशन को टीम में रख के खिला सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा और बेहतर और सॉलिड नजर आता है। बट खुशी इस बात की है कि कम से कम उन्होंने बैक किया क्विंटन डिकॉक को और उन्होंने रन बनाए। पता चलता है कि वो कितनी सेटल्ड टीम है, वो ज्यादा फेरबदल में बिलीव नहीं करती। बिल्कुल। और सभा भाई, ये जो वेन्यू वाली कहानी हुई, यानी कि आप अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेलेंगे, वो चैलेंजिंग कुछ टीमों के लिए कुछ ज्यादा ही हो गई है। अब जैसे हम राजस्थान रॉयल्स को देख रहे हैं, जब वो जयपुर में खेलते थे कभी, तो उनका जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड होता था, वो नहीं हारते थे। सडनली ये जो वेन्यू चेंजेस हो रहे हैं, पहले मुंबई चेन्नई खेले, फिर अहमदाबाद दिल्ली खेल रहे हैं, टीमें कुछ जो बड़ी टीमें हैं वो एडजस्ट कर ले रही हैं। ये राजस्थान रॉयल्स टीम, जहां पर संजू सैमसन का इनएक्सपीरियंस कैप्टन होना थोड़ा परेशान कर रहा है, टीम मैनेजमेंट अभी तक सेटल नहीं कर पाया है कि उनकी प्लेइंग 11 क्या है। रेयान पराग को आप कंसिस्टेंटली खिलाए जा रहे हैं, राहुल तेवतिया को आप खिलाए जा रहे हैं। इसके अलावा ओपनिंग में हम देखें, पहले मनन वोहरा, फिर यशस्वी जायसवाल आ गए। ये क्या प्रॉब्लम है कि पिच आपको समझ नहीं आ रही, परिस्थितियां समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक वेन्यू पे आपको ज्यादा मैचेस खेलने को नहीं मिल रहे हाँ राजीव, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, पर मुझे हैं? जी। लगता है यही तो रोमांच है आईपीएल का, कि इस बार आपको होम एडवांटेज मिलेगा नहीं, आपको हम्म। बाहर जाकर खेलना होगा, अलग अलग वेन्यूज हैं, वहां पर आपको एडजस्ट करना होगा। और ये लंबा सीजन है आईपीएल का, करीब 2 महीने ये टूर्नामेंट होता है। वहां पर एक वेन्यू में भी कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, कल का विकेट कुछ और है, आज का विकेट कुछ और रहेगा। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है टीमों के लिए। और जो बड़ी टीमें हैं या फिर ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अडेप्ट कर लेते हैं इन कंडीशंस को, वही टीमें जो हैं अच्छा कर रही हैं। और कई सारे उदाहरण हम लोगों ने देखा है। शिखर धवन की बल्लेबाजी को आप देख लीजिए, पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी को आप देख लीजिए, फाफ डुप्लेसी को आप देख लीजिए, ऋतुराज गायकवाड़ को देख लीजिए, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अडेप्ट किए। एबी डिविलियर्स को आप देख लीजिए। मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए टीम उनके पास ठीक-ठाक है, यंगस्टर्स हैं उनके पास, ओवरसीज़ प्रोफेशनल्स अब उनके पास बचे नहीं हैं। पर मुझे लगता है कि वो इतने सारे पेस बॉलर्स के साथ मैदान में क्यों उतर रही हैं? हम्म। आप मैच खेल रहे हैं जिस जिस प्रकार के वेन्यू पे, वहाँ पर आपके पास एक भी रेगुलर स्पिनर नहीं है। आप राहुल तेवतिया को एक मेन स्पिनर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उस तरह के स्पिनर नहीं है। वो एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं। उनसे आप मुश्किल से 1 या 2 ओवर करा सकते हैं। आपके पास स्पिनर्स हैं टीम में, उनको आप खिला नहीं रहे हैं। आपके पास करियप्पा है, आपके पास श्रेयस गोपाल है, आपके पास मयंक मार्कंडे हैं।
आपके पास यंग स्पिनर्स हैं, आप उनको मौका कब देंगे? और आपके पास 4-4 सीमर्स हैं वहाँ पर, क्रिस मॉरिस को भी अगर आप जोड़ ले तो। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, एक क्रिस मॉरिस फिर राहुल तेवाती, तो आपके पास विकेट कौन लेगा ऐसे ऐसे ट्रैक पे जहाँ पर बॉल घूम रही है या फिर जहाँ पर बॉल जहाँ जिस विकेट पर लो बाउंस है। मुझे लगता है ये समस्या है राजस्थान रॉयल्स के लिए। उसके साथ-साथ उनकी बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी बहुत फ्रेजाइल मुझे नज़र आ रही है। सिर्फ जॉस बटलर और संजू सैमसन, उसके अलावा मुझे और कोई मैच विनर बल्लेबाजी में देखने को मिल नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या रही है राजस्थान रॉयल्स के लिए इस साल। और निखिल भाई, अगर हम जो टीमें अभी जो खेल रही हैं, अगर उनपे तुलना करें, जो सभा ने कहा उसी को आगे कंटिन्यू करें, जिस टीम के पास इम्पैक्टफुल ओपनर्स हैं वो टीम ज्यादा सक्सेसफुल है आपको लग रही है? पहले 6 ओवर का बढ़िया एडवांटेज उठा रही है। दिल्ली मिसाल के तौर पे अहमदाबाद में जैसे खेली, या मुंबई के लिए क्विंटन डिकॉक कर रहे हैं, या पटिगल की हम बात कर लें आरसीबी के लिए कर रहे हैं, या डुप्लेसिस, जो 4 बड़ी टीमें खेली हैं पॉइंट शैली में, जो 4 सबसे ऊपर की टीम है। क्या ये बड़ा फर्क है और उसको फिर कैपिटलाइज करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है? राजीव भाई, बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो आपने खिलाड़ियों के नाम दिए, जितने भी जो अच्छा कर रहे हैं, फर्क ये, बतौर सलामी बल्लेबाज आप पावर प्ले में जब अच्छा करते हैं तो वो आप अपनी इनिंग्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो एक स्टार्ट मिलता है उसको बड़े स्कोर में तब्दील करते हैं, तो फिर मध्य क्रम का काम आसान हो जाता है। लेकिन बतौर ओपनर अगर आप आउट हो जाते हैं तो फिर बहुत कुछ निर्भर करता है कि मध्य क्रम का बल्लेबाज जो है वो आके किस तरीके से बल्लेबाजी करता है। कल राजस्थान रॉयल्स को ले लीजिए, पहले 10 ओवर की कहानी अलग थी और दूसरे 10 ओवर की कहानी अलग थी। मिडिल ऑर्डर उस अंदाज से वो बल्लेबाजी कर ही नहीं पाए। आप जब सेट हो जाते हैं, 15-20 रन बना लेते हैं, बाकी के आप 20 रन, अगर आप 40 रन आपका निजी स्कोर होता है, बाकी के 20 रन आप 100 के स्ट्राइक रेट से बनाएंगे तो टीम का फायदा नहीं, टीम तो फंस जाएगी। और खासतौर से ऐसे मैदान में जहां पे आपको सोचना है कि 190 बनाना है, सामने की बाउंड्री छोटी है, आपको पता है कि वैल्यू फॉर शॉट्स मिलते हैं, विकेट बहुत ही बढ़िया है, तो 190 200 के करीब का स्कोर आपको देखना है। तो मध्य क्रम भी क्या कर रहा है उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ, स्टार्ट देना अच्छा जरूरी है, क्योंकि पहले 6 ओवर में आपके 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के बाहर रहते हैं, तो आप उसको बड़े पावर प्ले को बड़े अंदाज से कन्वर्ट करके फिर उसी अंदाज से आपको कहीं ना कहीं मध्य क्रम को, उस मोमेंटम को कैरी करना है। मोमेंटम गिर गया तो यानी कि दूसरी टीम आपके ऊपर हावी होगी और वो मोमेंटम शिफ्ट होने लग जाता है। तो मोमेंटम क्या कह रहा है सभा कि राजस्थान का भी हाल वही होगा जो सनराइजर्स हैदराबाद का है, या आपको उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है? क्योंकि ऑलमोस्ट 6-6, 7-7 मैच सारी टीमें खेल चुकी हैं, और पॉइंट शैली पे नजर डालें तो राजस्थान 7वें नंबर पे लगी हुई है। हाँ, मतलब बॉटम में जो टीमें हैं, जो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गुच्छा मुझे नज़र आ रहा है, जी। और एक मैच को जीतता है तो फिर वो ऊपर निकल जाता है। पर इन टीमों के लिए रास्ता बहुत कठिन होने वाला है राजीव, क्योंकि अब जी। देखिए, प्लेऑफ्स में क्वालीफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 3 या 4 मैचेस एक साथ जीत लें, तो जी। आपको आसानी हो जाती है क्वालीफाई करने में। और यहाँ पर मुझे लगता है जो नीचे की जो टीमें हैं, राजस्थान रॉयल्स हो गई, सनराइजर्स हो गई या फिर केकेआर हो गई, अब ये कैचअप ही खेलेंगे। अब उनको जी। उनकी इनका यही कोशिश होगी कि 3 या 4 मैचेस वो लगातार जीत जाए, तब उनके लिए अच्छा रहेगा। वो जिस तरह का फॉर्म इन्होंने अभी तक दिखाया है, ये होते हुए मुझे लगता है कि बहुत-बहुत कठिन होगा इन सभी टीमों के लिए। जी। अनलेस के कुछ शानदार प्रदर्शन हो जाए और ज़्यादा, जो आपने कहा, इम्पैक्टफुल प्लेयर्स परफॉर्म करने लगे या फिर मैच विनर्स आ जाएँ, जी। वो अपना परफॉर्म करने लगे, तभी ये टीमों के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि हर बार वेन्यूज़ चेंज हो रहे हैं, आने वाले समय में भी वेन्यूज़ चेंज होंगे। तो अगर आप जब तक कि आप इतना ज़्यादा आप एक्टिव नहीं होंगे और असेस नहीं करेंगे विकेट्स को, कंडीशंस को, तब तक मुझे लगता है बहुत कठिन होगा इन सभी टीमों के लिए। तो चलिए, अरुण जेटली स्टेडियम से अब सीधे आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम लिए चलते हैं, जहां पर आज का मुकाबला खेला जाएगा। और आज आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। एक टीम लगातार इस बात की जद्दोजहद में है कि किसी तरह से पॉइंट शैली के नंबर 1 पर बनी रहे, और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं, विराट कोहली। और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स है, जिसके पास पोटेंशियल बहुत नजर आ रहा है, लेकिन वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर वही बात आती है कि थाली में अगर आपकी डिश वही है तो थाली का नाम बदल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पंजाब किंग्स के साथ वही हो रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत पोटेंशियल है इस टीम के पास, लेकिन वो चोक सी कर रही है। और इसीलिए अगर आप पॉइंट शैली में देखें तो वो बहुत वो भी जो गुच्छा की बात कर रहे हैं सभा, उस गुच्छे का एक एक काम पंजाब किंग्स भी करती नजर आ रही है। निखिल भाई, हमने दोनों ने रेड टी शर्ट तो पहन लिया, लेकिन हम दोनों को तय करना पड़ेगा कि आरसीबी के साथ है या पंजाब किंग्स के साथ।
अरे यही तो मजा है वीवो आईपीएल में, जो टीम बढ़िया करे हम तो फेंस पे बैठे हैं, बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलेगा, फिर बोल देंगे भाई रेड पहनी थी राजू भाई। हाँ, इसमें चिंता की। सवा भाई सेम है इस मामले में, ब्लैक पहना हुआ उन्होंने, किसी टीम की जर्सी नहीं है। ये 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 जो पॉडकास्ट हो रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं बाद में ही चलाऊंगा, जो डिपेंड करता है कौन टीम जीत रही है। लेकिन निखिल भाई ओवरऑल देखें तो लगातार जिस कॉम्बिनेशन को लेके विराट कोहली पे सवाल खड़े होते रहे हैं, अब क्योंकि मैचेस वो जीत गए, 5 मैच जीत गए, और सभा ने कहा कि जो लगातार मैचेस जीत ले उसके लिए बड़ा एडवांटेज हो जाता है। क्या सेफ समझ रही होगी आरसीबी अपने आप को, या आपको लग रहा है कि नहीं अभी 1-2 मैच और जीते, प्लेऑफ के लिए पहले जगह पक्की कर लें, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होंगे? क्या होगा मूड इस समय आरसीबी के खेमे में? राजीव भाई अब जो है ना, क्योंकि आप बिल्कुल पॉइंट्स टेबल के टॉप पे, मतलब 10 अंक आपके पास हैं, आपने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है, अब सोच क्वालिफाई की नहीं है, अब सोच जो चल रही होगी विराट कोहली की, वो नंबर 1 पे पहुंचने की, क्योंकि आपको नंबर 1 एंड नंबर 2 पे जब पहुंच जाते हैं तो आपको एक अतिरिक्त गेम मिलता है। तो अब उनके दिमाग में पहुंच गया होगा कि कम से कम हमें नंबर 1 या टॉप पे टीम को पहुंचाना है, आपको प्लेऑफ्स में एक एक्स्ट्रा गेम मिलता है, तो आप उस सोच से क्रिकेट खेल रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से टीम बल्लेबाजी कर रही है, ये हमने पिछली बार भी बात की थी, और खुश होंगे विराट कोहली कि टीम अच्छा कर रही है, अभी उनका बल्ला शांत था, उसके बावजूद बड़े आसानी से वो मुकाबले जीत रही है। उनका जब बल्ला बोलेगा, शुरुआत में जैसे देवदत्त पडिक्कल के साथ एक बढ़िया साझेदारी हुई थी, पर अकेले मुकाबले वो भी जिताएंगे तो ये टीम और निखर के आएगी। बहुत बढ़िया इस समय क्रिकेट खेल रही है, कॉम्बिनेशन अच्छा खेल रहे हैं, तेज गेंदबाज के लिहाज से बैटिंग का डिपार्टमेंट अच्छा लग रहा है। मैक्सवेल जो इतने साल से नो शो हो रहे हैं, फिर से दोबारा बिग शो हो रहे हैं। जी, ऐसा लग रहा है उनकी मूवी हिट जा रही है जब भी वो मैदान पर उतर रहे हैं, यानी कि स्क्रीन पे आ रहे हैं, और ट्रेलर नहीं पूरी पिक्चर दिखा के जा रहे हैं मैदान पे। लेकिन सभा भाई, क्या आरसीबी जैसी टीमें जब होती हैं सामने, जहां पे बहुत बड़े बड़े नाम, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मैक्सवेल जैसे नाम हो, क्या पंजाब किंग जैसी टीमें ऑन पेपर ही मैच हार जाती हैं? हमने अक्सर देखा है कुछ टीमें तो इसलिए मैच हार गई क्योंकि सामने बहुत बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं? मुझे लगता नहीं कि पढ़ना चाहिए राजीव, क्योंकि ये तो टूर्नामेंट के पहले ही आपको मालूम है कि आपको मुकाबला कौन-कौन सी टीमों के साथ होने वाला है। वहाँ पर आपको तैयारी करनी होती है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ पर भी काम करें, या फिर आपके टीम में जो कमज़ोरियाँ हैं उसको आप दूर करें। और मुझे लगता है पंजाब किंग्स यही सोच करके मैदान में उतरेगी। उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, पर उनकी समस्या ये है कि उनका मिडल ऑर्डर है वो क्लिक नहीं कर रहा है, निकोलस पूरन के रन नहीं है। मुझे तो अभी भी लगता है कि क्रिस गेल की जगह नंबर 3 पर नहीं है, एक ओपनर के रूप में है। और निकोल आल्सो कैन कैन ऐड टू दिस, पर ज़्यादा आप एक प्लेयर, आप ये सोच लीजिए कि अब विराट कोहली अगर नंबर 5 पर जाएँ बैटिंग करने के लिए तो क्या होने वाला है? तो आपको ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपके पास मैच विनर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलनी चाहिए। वहाँ से आप उनके लिए ज़्यादा वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत वहाँ पर फेर-बदल की ज़रूरत है। और तभी पंजाब किंग्स का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, और तभी वो एक शानदार मुकाबला दे सकती हैं आरसीबी को। आरसीबी के लिए जो निखिल ने कहा कि विराट कोहली का उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं हुआ अभी तक, उसके बावजूद टीम ने 5 मैचेस जीते हैं। तो ये एक बड़ा ही शानदार फेज़ चल रहा है आरसीबी के लिए। उनकी गेंदबाजी बेहतरीन हो रही है, डेथ ओवर्स में हो या फिर इनिशियल के ओवर्स में हो। तो उन्होंने सही कॉम्बिनेशन पर भरोसा दिखाया है, और उसका नतीजा हम लोगों के सामने है। बिल्कुल, और इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेली है विराट कोहली ने, इसके बाद भी आरसीबी जीत रही है। कुछ ऐसे ही हाल चेन्नई सुपर किंग का है। चेन्नई सुपर किंग शनिवार को मैदान पर उतरेगी और सामने होगी मुंबई इंडियंस। शायद आईपीएल सीजन 14 का सबसे बड़ा मुकाबला होगा। निखिल भाई, हमने एक चर्चा की थी जब विराट और महेंद्र सिंह धोनी आमने सामने हुए थे। अब देश के 2 सबसे बड़े क्रिकेटिंग ब्रेन जिनको कहा जाता है, वो आमने सामने होंगे। शनिवार को ये मुकाबला है, और शायद आईपीएल सीजन 14 का सबसे बड़ा मुकाबला। तो यानी कि होने वाला है शानदार शनिवार। देखिए, 2 कड़ाके की टीमें हैं, और वो अरुण जेटली स्टेडियम का जो विकेट है वो बहुत बढ़िया है, मतलब प्योर पैसा वसूल शाम एंटरटेनमेंट दिखने वाली है। अब देखना है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ मुंबई इंडियंस उतरती है, क्योंकि जैसे गेंदबाज हैं, जो गेंदबाज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंस और सोच और जो गेम प्लान और प्लानिंग चल रही होगी ना, वो ये हो रही होगी कि भैया रविंद्र जडेजा को कैसे रोके। जी। वो एक ओवर में आके वो 37 रन बना देते हैं, वो विकेट बीच में चटकार रहे हैं, उनके आसपास से कोई रन लेता है तो
सटीक निशाना रहता है, जैसे बचपन में कंचे खेलते थे, जी रन आउट करके दे देते हैं, तो सबसे पहले तो सब सोच रहे होंगे भाई रविंद्र जडेजा को कैसे संभालें। जी बट ऑन अ सीरियस नोट कि ये बहुत बढ़िया मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दो टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। चेन्नई वानखेड़े में खेल के बढ़िया प्रदर्शन करके आ रही है, वहीं पे मुंबई इंडियंस पिछला मुकाबला अच्छी विकेट पे खेले, उससे पहले वो चेन्नई में खेल रहे थे। तो अब जो है ना वो मैचअप, आपके रिसोर्सेज जो है बतौर टीम एज बैटिंग यूनिट, जी वो पूरी तरीके से यूटिलाइज होंगे। जी। सभा भाई आप कैसे देख रहे हैं, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, ओपनर वर्सेस ओपनर, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस भी रन कर रहे हैं, क्विंटन डिकॉक भी बहुत अच्छे फॉर्म में, दोनों की कप्तानी अपने आप में इतिहास बता रही है। एक कप्तान ने 5 बार ट्रॉफी जीती है, दूसरे ने 3 बार। सबसे ज्यादा आईपीएल के सेमीफाइनल खेले हैं महेंद्र सिंह धोनी, और वापस उसी रंग में नजर आ रहे हैं। बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े ही बिंदास अंदाज में उनकी टीम खेल रही है। आप कैसे देख रहे हैं, किसको एज देख रहे हैं इस मुकाबले में? मुझे तो लगता है कि इस समय एमएस धोनी को सिर्फ कप्तानी करनी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सारा काम तो दूसरे प्लेयर्स कर रहे जी हैं। रोहित शर्मा को कप्तानी भी करनी है, उनको बल्लेबाजी भी करनी है। तो जी मुझे लगता है यहाँ पे दबाव रोहित शर्मा के ऊपर ज़्यादा है, जी क्योंकि जैसे कि पिछले मैच में देखने को मिला था, वो एक बैट्समैन शॉट खेल रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके मेन प्लेयर्स हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रन्स बनाएँ, और जी उसमें रोहित शर्मा को रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके रन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुंबई इंडियंस के लिए। हाँ, भिड़ंत है, बहुत दोनों टीमों का मुकाबला होने वाला है। पर यहाँ पर एज जो मुझे लग रहा है वो सीएसके के साथ है, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा खेल रहा है इस जी। समय। ओपनर्स हैं, उसके बाद सुरेश रैना है, जडेजा है, मोइन इतने अली सबसे शानदार इंपॉर्टेंट मेरे ऑलराउंडर्स लिए, हैं, तो मोइन मोइन अली लग अली रहे है। थे जी मोइन अली को एक अलग प्रकार का रोल दिया गया है। पिछले जी मैच में भी आके आपको बस एग्रेसिव शॉट्स खेलने हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही डेंजरस टीम बन गई है इस समय सीएसके। और पर दूसरी तरफ से अगर देखें तो मुंबई इंडियंस के लिए एक बेहतरीन मौका है कि यहाँ से उनका रिसर्जेंस शुरू हो रहा है कि नहीं। पिछला मैच वो एग्जैक्टली जीते थे, वो यहाँ से अब उनको लगेगा कि अब अगर मुझे क्वालिफाई करना है तो एक सीएसके जैसी टीम को उनको हराना होगा। तब मुझे लगता जी। है कि उनका मनोबल ऊपर हो जाएगा, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और फिर उनकी रेस जो है क्वालिफाई करने के लिए वो थोड़ी बहुत जी आसान हो सकती है। दो टॉप टीमों के बारे में बात कर लिया, क्योंकि वीकेंड पे हम सीधे जो मैचेस होते हैं उसका एनालिसिस लेके मंडे को मिलते हैं। निखिल भाई, जल्दी से एक एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। संडे को जो पहला मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, एक टीम 7वें नंबर पे, एक टीम 8वें नंबर पे, क्या इस मैच का कोई महत्व है आपकी नजर में? नहीं देखिए, महत्व तो है, लेकिन इस सीजन अगर वो क्वालिफाइंग की रेस से बाहर तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि ये वीवो आईपीएल में कुछ भी उतार चढ़ाव कभी भी हो सकता है। लेकिन प्लेयर्स के लिए, अपने लिए, एक रेपुटेशन के लिए, क्योंकि अगले साल जो है ना ये इंडियन पैसा लीग बन जाएगी, क्योंकि बड़ा ऑप्शन होने वाला है। जी तो भैया परफॉर्म कर लो, नहीं तो दुनिया बड़ी जल्दी भूल जाती है। जी। सबा भाई, आप कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को, राजस्थान वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद? इसमें किस टीम को आप थोड़ा सा ऊपर देख रहे हैं? 7वें 8वें नंबर पे लगी हुई है, पॉइंट शैली में सबसे नीचे, सितारे जमी पर। अब मैं देख रहा हूँ मैंने कौन से कलर की शर्ट पहनी हुई है। क्या बताऊं मैं। दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जी राजस्थान, मुझे मुझे लगता है कि अगर वो 1 या 2 चेंजेस कर लेंगे तो उस टीम में वो पोटेंशियल है जो बड़ी टीमों को भी सरप्राइज़ कर सकती हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स के पास मौका है यहाँ पर। एसआरएच की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है मुझे। केन विलियमसन आ गए हैं, उसकी वजह थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ रही है। पर अंत में एसआरएच के जो मेन प्लेयर्स हैं, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, इन इन दोनों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा जी मुश्किल होने वाला है एसआरएच के लिए। जी। निखिल भाई, कुछ मज, कहना चाह रहे हैं? हाँ, मजे की बात ये है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे सिर्फ एक गेंदबाज नजर आता है आपको हैदराबाद में, राशिद खान की, जो विकेट छटका सकते हैं अच्छी जी विकेट पे, वो तंग कर सकते हैं। और वहीं राजस्थान रॉयल्स में आपको फास्ट बॉलर के बजाय उस कोई ऐसा स्पिनर पता ही नहीं चल रहा कि कौन विकेट आके निकालेगा। 20 ओवर खत्म होते हैं, फास्ट बॉलर की जगह स्पिनर आते हैं, हाँ, विकेट कौन निकालेगा? तो दोनों एक ही तरीके के बोट में चल रहे हैं। जी। एक आखिरी मुकाबला संडे को निखिल भाई है, दिल्ली वर्सेस पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के पास मौका है, क्योंकि उनका जो नेट रन रेट बहुत अच्छा है। आपको लग रहा है उनके पास भी थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलने की बात है? अगर वो जीतते हैं दिल्ली के खिलाफ तो एक ऑक्सीजन मिलेगा, और उस टीम में पोटेंशियल आपको नजर आ रहा जी, क्योंकि पंजाब किंग्स में भी जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, वो मुकाबले जिता नहीं रहे, कंप्लीट नहीं है? कर जी रहे। अगर पहले 6 ओवर की हम बात करता हूं मैं, तो केएल राहुल
उनका योगदान अच्छा रहा है, लेकिन पहले 6 में स्ट्राइक रेट कम रहता है, फिर उनको समय लग रहा है उस अंदाज से बैटिंग करने के लिए। उसकी वजह से कई बार थोड़ा सा दबाव महसूस करते हैं मयंक अग्रवाल। मैं अगर उस समय टीम के साथ होता तो मैं खासतौर से अहमदाबाद में कहता कि आप क्रिस गेल के साथ ओपन कर लीजिए, केएल राहुल को लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन होता है, तो फिर आप निकलेस पुरन का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मयंक अग्रवाल को आप 3 नंबर भेजेंगे तो स्पिन के खिलाफ वो बहुत बढ़िया अंदाज से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, गेम को चला सकते हैं। और आप फिर निकलेस पुरन, दीपक हुडा, तो आपके पास 2 एक्स फैक्टर प्लेयर हो जाते हैं। शुरुआत में दबाव महसूस ना करें, केएल राहुल, क्रिस गेल आके पावर प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी आपको अपने प्लेयर्स का रोल और थोड़ा सा क्लैरिफाई करना होगा कि आप किधर की तरफ जाना चाह रहे हैं। जी। सभा भाई, आखिरी सवाल, क्या दिल्ली कैपिटल्स थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर सकती है, क्योंकि पॉइंट टैली में नंबर 2 पे हैं, बहुत अच्छा नेट रन रेट हो गया उनका, चेन्नई को ऑलमोस्ट पकड़ रहे हैं वो नेट रन रेट में। क्या थोड़े बहुत चेंजेस आप देख रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में? आपको लग रहा है जो विनिंग कॉम्बिनेशन है ये ही ऑलमोस्ट नजर आएगा संडे के दिन? अब मुझे लगता है कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। अगर अमित मिश्रा फिट हो जाते हैं तो हो सकता है उनको मौका मिल जाए। पर हाँ, ये एक चेंजेस मैं देख रहा हूँ। पर देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये भी रहता है कि जो अच्छे फॉर्म में प्लेयर्स हैं वो उसी फॉर्म को सस्टेन करें, क्योंकि बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है ये और काफ़ी सारे मैचेस हैं। तो जो अच्छा कर रहा है भाई उसको खिलाते रहो, वही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मुझे लगता है ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जो जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस में देखने को मिलता है वो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से ही, बैटिंग ऑर्डर में ही देखने को मिलता है या फिर कंडीशन के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि इस समय दिल्ली कैपिटल जो है एक अच्छे स्पेस में है। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निखिल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया खेल नीति पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी, हमारे श्रोता जो है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया खेल नीति पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार वो खेल नीति पर हमारे साथ रोज जुड़ सकते हैं हमारे IVM यूट्यूब चैनल और IVM फेसबुक के पेज पर। साथ ही जो हमारे श्रोता हैं वो हमारे साथ सीधे संवाद कर सकते हैं @राजीव मिश्र हमारे ट्विटर हैंडल पे अपने सवाल आप भेज सकते हैं। खेल नीति pod @gmail.com पे भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप रोज सुन सकते हैं खेल नीति का हर एपिसोड सावन पर, इसके अलावा IVM ऐप और IVM पॉडकास्ट पर। गाना पर आप सुन सकते हैं। गाना पर एक बड़ी तादाद में जो हमारे क्रिकेट के श्रोता हैं वो लगातार हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट और अन्य IVM पॉडकास्ट पर भी आप हमारी ये जो तमाम बातचीत है, क्रिकेट की बारीकियां हैं, वो सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।